लाजवाल किरदारों के खालिक, वन एंड ओनली नैयर एजाज साहब से। पहली शूटिंग के लिए मैं करने के लिए आया तो सबसे पहले तो कैमरे ने ऐसे चौंका दिया कि है वो तब तक था। 15 फिल्में तो इसलिए आपने लाहौर साइन कर ली कि उस वक्त 15 बनती भी थी। सर 100 फिल्में बनती नैयर एजाज जो है वो सुपरस्टार बन जाएंगे। कि जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको घर बैठे मिलना है, और जो आपके नसीब में नहीं है आप कुत्तों की तरह जूतियां हड्डियां तोड़ लें आपको नहीं मिले। 15 साल पहले वो टोन टेम्पो बोली थी तो शाहरुख साहब ने 15 साल के बाद उन्होंने किरण बोला था। वो माशाल्लाह आज दुनिया का सबसे अमीर आर्टिस्ट है और हम अभी तक तगदो में भाग दौड़ में लगे हुए हैं। अखियां मेरा थी सोन नी दे दिया। विलन बनने आए थे, हीरो बनने आए थे। वो नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा क्लिक हुए थे। देखा जाएगा हिस्ट्री में कि एक साल में मैंने 6 ब्लॉकबस्टर कैरेक्टर किए। कि आपने तो कभी रोमांस किया नहीं, सीधी इज्जत ही लूटी, सीधी इज्जत ही भी लूटी। लूटी है तो और उसको गोलियां पता खा है। के घर वापस आ गए। मेरा पुत्र की सोच रहे, मैं कहा कुछ नहीं माँ ऐसी कोई गल नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने लगा है तेरा दिल लग गया कितने, लेकिन तू आप ही दिल तोड़ के आ गया। उन्होंने कहा कि पुत्र बीवी हो जिन्नू तेरी पै जाए, बीवी हो नहीं जिदी तेनू पै जाए। ये टीवी का सुर है। एक सुर था तो मैंने बीच में रख लिया आपने सियासी सुर रख लिया दोनों तरफ। कि दोनों तरफ चल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद आर। जब से आप ये शो देख रहे हैं और जितनी भी शख्सियात, सेलिब्रिटीज, एंकर पर्सन, पॉलिटिशियंस इस शो में आए, आज जिस शख्सियत को मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं, यकीनन मुझे ये लग रहा है कि मेरे लिए आज ये सबसे बड़ा शो है। और आप भी जब उस शख्सियत का नाम सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, शो देखेंगे और आपको भी लगेगा कि शायद आज कुछ नया हो गया। मेरी मुराद है लाजवाल किरदारों के खालिक, वन एंड ओनली नैयर एजाज साहब से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू नईम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतने प्यारे कलमात मेरे लिए अदा किए। थैंक सर, जो एक लेजेंड का वर्ड है ना, लेजेंड का और लेजेंडरी, लोगों को इस वर्ड का मफहूम का नहीं पता कि लेजेंड किसे कहते यू। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे हिसाब से लेजेंड जो है वो बहुत बड़े लोगों का के लिए कहा जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तो अभी बड़ा हकीर सा हूँ। लेजेंड दी दिलीप कुमार साहब, दी मार्लन ब्रांडो साहब, उनके लिए लेजेंड है क्योंकि उन्होंने लेजेंड काम किया है। हम हमारे अभी साथ कोशिश मौजूद है द नैयर एजाज साहब। अभी कुछ अरसा पहले ना, करने से पहले वो एक अलहमरा में एक अवार्ड हुआ। एक खातून है, उन्होंने एक एफर्ट की। अच्छा, अब उन्होंने ना वो उसका नाम बड़ा मुश्किल रख लिया। अवार्ड का नाम था द लेजेंड अवार्ड। ओह, अच्छा, मैं वहाँ इनवाइट था और हमारी कोई सहाफ़ती क़यादत भी वहाँ पे मौजूद थी। तो मेरे लिए ना वो बड़ा एक, मैं एक ही चीज़ सोच रहा था, मेरे ज़हन में घूम रही थी कि इस अवार्ड को तो लेने वाला या मना कर दे, तो ये हम्म, शर्मिंदगी से लेगा, अगर वो हाँ, लेजेंड नहीं है तो। लेजेंड नहीं। नाम ही इतना मुश्किल रख दिया। सर, पैदाइश कहाँ हुई आपकी? मैं जना पैदा हुआ था कोयटा में। अच्छा, मेरे अब्बू की ट्रांसफ़र हो गई थी, वो कोयटा चले गए थे और वो रेडियो पे म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे। और कोयटा में पैदा होने वाला बलोच होता है कोयटा में पैदा या वाला, ज़रूरी नहीं है? नहीं ज़रूरी तो नहीं है, पंजाबी बहुत है वहाँ पे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं बाय बर्थ वहाँ का हूँ तो बलूचिस्तानी मैं हूँ, ये इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अच्छा, जहाँ आप पैदा होते हैं, उस मिट्टी पे आपका हक होता है। तो वो बलूचिस्तान की मिट्टी पे मेरा हक है और बलूचिस्तानी हूँ मैं। यानी कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की तरह आप हाँ, बलोची हैं। मैं बलूची हूँ, अच्छा, पंजाबी बलूची। पंजाबी बलोची। हाँ, देखें, पंजाबी हो, बलोची हो, सिंधी हो है तो और पाकिस्तानी है यार, पठान हो, और हम सब हैं तो पाकिस्तानी। पाकिस्तानी बिल्कुल। ये मिट्टी हमारी माँ है। घर का माहौल क्या था जब होश सँभाला? कितने बहन-भाई थे, फैमिली? यार, ये बड़ा एक अजीब-सी बात थी कि हम लोग थे 11 बहन-भाई अच्छा, और मैं एक बहुत ही खामोश सा बच्चा था और मेरी थिंकिंग हमेशा ही होती थी कि यार हमारा वालिद जो है हमारे लिए कमाते हैं, कमा के लाते हैं और हम इतने बहन-भाई हैं। लेकिन कमाल की बात है कि हम सब बहन-भाइयों को हमारे वालिद मोहतरम ने पढ़ाया। 2 बहन-भाई जो बड़े थे, वो लोग नहीं पढ़ सके, बाकी हम सब पढ़े। तो मैं ज़्यादा यही सोचता था और मैं मेरे अब्बू के साथ मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और मैं हमेशा अपने वालिद साहब से सवाल करता था कि अब्बा जी इतने बच्चे पैदा करन दा की फ़ायदा? वो कहते थे बेटा हम लोग जिस दौर में
पैदा हुए थे, तो वहाँ तो ये होता था कि जिसके घर में बेटे हैं वो उसके उसके बाजू हैं। तो बेटा बस चलो, अब जो पैदा हो गए तो मैं समझता हूँ मेरे बाजू हैं। और हर बच्चे के लिए उन्होंने, मैं देखता था कि यार एक वालिद और वालदा किस तरह इतने बच्चों की एक-एक चीज़ का ख़्याल रखते हैं, उनके कपड़ों का, उनकी पढ़ाई का, उनकी चीज़ों का। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहन-भाइयों में इस तरह का था कि जब मेरे वालिद साहब एक दफ़ा स्कूल में आए, ये प्राइमरी में मैं पढ़ता था 5th में, तो फ़ीस होती थी गवर्नमेंट की, बहुत थोड़ी, कुछ 8 आने 10 आने, कुछ इस तरह की हुँ, फ़ीस होती। मेरे वालिद साहब ने आके जब हेडमास्टर साहब से कहा कि यार मेरे बच्चे की फ़ीस क्या है? उन्होंने कहा यार ये इतना ज़हीन है आपका बच्चा कि इसकी फ़ीस जो है ना कोई नहीं है, ये बगैर फ़ीस के ही बस ठीक है, आपका बच्चा बहुत ज़हीन। तो मैं जब 6th में गया था, तो मैं ज़राअत पढ़ाता था। हमारा जो टीचर था ना ज़राअत का, वो कहता था बच्चे तुम पढ़ाया करो ज़राअत। अच्छा, तो मैं खड़े होके सवाल-जवाब ये खुद ही करता होता था। और तब से मुझे ये था कि चीज़ें और तरह से करनी होती हैं, चीज़ों को और तरह से देखना होता है। तो ये मेरी शुरू से इस तरह की आदत। स्टडी उधर से ही नहीं, स्टडी मैंने मैट्रिक की थी लाहौर में। अच्छा, हम लोग सबसे पहले जब मैं लाहौर में आया था तो हम लोग ये 58 डी मेन मार्केट गुलबर्ग में, अच्छा, राइट पे शान साहब हैं, लेफ्ट साइड पे मैं हम लोग थे। तब पता नहीं था कि ये शान है, मैं नहीं रियाज़ हूँ, तब हमारा कोई मेल-मिलाप नहीं था। लेकिन मैं 58 डी में पला बड़ा हूँ, 10 साल मैं वहाँ रहा था। हुँ, और यहाँ से मैंने पंजाब से मैट्रिक की थी, फिर अब्बू की तबीयत ख़राब हुई तो क्वेटा चला गया। एफए, बीए, एमए मैंने वहाँ से किया, पॉलिटिकल साइंस। और फिर लाहौर बाकायदा कब आए? फिर लाहौर में मुझे फ़िल्म में कास्ट किया गया। हमारे ताहिर सरवर मीर साहब जो आपके भी दोस्त हैं, उन्होंने अपना बबू बराल साहब ने उनसे कहा कि यार मैं सुहेल अहमद साहब का भाई बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा नहीं रियाज़ को? उसने कहा जी हाँ जी। तो फिर इनका मुझे फ़ोन आया और मैं इस तरह फ़िल्म के लिए आ गया। और ये मैं पहली फ़िल्म थी, पहली डेब्यू, फ़िल्म, पहली डेब्यू फ़िल्म थी डायरेक्टर कौन था? सत्यम मिट्टी, बबू बराल साहब थे। अच्छा वो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। प्रोड्यूसर भी थे। हाँ, क्या नाम था फ़िल्म का? शर्तिया मिट्टी। अच्छा शर्तिया मीठे तो प्ले भी था ना? तो प्ले के बाद जो फ़िल्म बनी थी वो फ़िल्म करने में आया। ओके। पहली फ़िल्म अच्छा वो थी। उनको कैसे ये पता था कि आप एक्टिंग कर लेंगे? वो ड्रामे उन्होंने मेरे देखे हुए थे अच्छा बहुत ड्रामे सारे। इससे पहले हो चुके थे। बहुत सारे। वो क्या डेब्यू था टीवी का वो तो टीवी बताइए? का डेब्यू ये था कि मैं जब लाहौर से मैट्रिक करके क्वेटा गया, तो आप खुद ये देखें कि जब आप इतने बड़े शहर से छोटे से शहर में जाते हैं जिसके सिर्फ़ 4 सड़कें हैं बड़ी-बड़ी, तो उसके लिए वहाँ रहना एक अज़ाब बन जाता है कि यार किस तरह जिएँगे, क्या करेंगे? ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। हम तो लाहौर जैसी मॉडर्न सिटी से आए हूँ। तो वो फिर एक दफ़ा हमारे अपने बड़े प्यारे हैं रफ़ीक अब्बू साहब हैं, उनकी गारमेंट्स की दुकान है, तो वहाँ पे भाई-वाई सब बैठते थे, मैं भी वहाँ जाके शाम को बैठ जाता था। तो वहाँ पे तारिक महराज साहब ने एक दफ़ा सुना, तो मैं बातें कर रहा था, उन्होंने जो वोकल सुनी तो उन्होंने कहा, "यार ये रेडियो करता है?" उसने कहा, "नहीं यार, ये तो लाहौर में होता है, क्रिकेट-विकेट खेलता है, तो अब आ गया है, अब्बू की तबीयत ख़राब हुई है। यार इसको मैंने ड्रामों में लेना है।" तो रियाज़ भाई फ़ौत हो चुके हैं, वो पहले वो भी एक्टर थे। उन्होंने कहा, "यार ये तो सादा-सा आदमी है, इसके से कहाँ एक्टिंग-वैक्टिंग होगी?" उसने कहा, "नहीं छोड़ दे बस, ये मेरे पास आएगा, मैं इसको करा लूँगा।" हुँ, तो फिर पहली दफ़ा मुझे उन्होंने बुलाया और मैंने जाके एक स्क्रिप्ट दिया, उसकी लाइनें बोली। उन्होंने कहा, "बस ये सरदार का रोल तुम नहीं करना।" हुँ। तो वो इस तरह से मेरे को पहला यंग टू ओल्ड कैरेक्टर मिला था और मैंने वो ड्रामा किया था। और क्रिकेट खेलते थे आप? मैं पहले यहाँ लाहौर में क्रिकेट खेलता था। किस लेवल पे खेली क्रिकेट? मैं सर, आप समझ लें ग्रेड क्रिकेट मैं खेल चुका हूँ। अच्छा, हुँ। उस दौर में कौन-कौन क्रिकेटर थे पॉपुलर? उस दौर में पॉपुलर आप समझ लें कि रमीज़ राजा साहब थे, सलीम मलिक साहब थे, इजाज़ अहमद साहब थे, ये लोग थे उस दौर के। मोहसिन कमाल एक होते थे, हुँ। फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर मोहसिन कमाल, मोहसिन कमाल, हम लोग एक मल्लेदार थे, वहादत रोड पे ही रहते थे हम मोहसिन लोग। हसन खान थे। मोहसिन हसन खान, ये लोग सुपर हिट थे ना, मतलब स्टार बन चुके थे। तो ये हुँ। लोग स्टार बन रहे थे, जो बाकी लोग थे। वो बैच हम मैं भी उसी बैच का यार था। सुपरस्टार का आप नाम ही नहीं ले रहे। कौन? इमरान खान, हाँ, इमरान खान भी सुपरस्टार है, इसमें कोई गेम में तो वो सुपरस्टार था। गेम में सुपरस्टार। हाँ। कभी मुलाकात भी हुई उम, इनसे क्रिकेटर्स से? सलीम मलिक साहब से हुई थी शारजाह में, तो उन्होंने देख के थोड़ा-सा पहचान भी लिया था। वो ड्रामों की वजह से पहचाना था, वो ये नहीं पहचान सके थे कि मैं भी खेलता था, लेकिन मैंने शो कराने की कोशिश की। बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते बैटिंग, थे? बैटिंग, बैटिंग। अच्छा, और मैं भी विव रिचर्ड की तरह बड़ा बेबाक किस्म का प्लेयर था। क्या हेलमेट नहीं पहनते थे? ना, ना हेलमेट क्या, मतलब अल्लाह का शुक्र था, बहुत गोली की स्पीड में खेलता था मैं।
अच्छा, हाँ, गेम बड़ी अच्छी थी। लेकिन जब मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया और जब मैं वापस क्वेटा चला गया तो फिर मैंने बैट को साइड पे रख दिया। आपको पता है नईम साहब, जब आप में टैलेंट हो और वो टैलेंट में आपको पोज़ीशन ना मिल रही हो और फिर आप एक मिडल क्लास के बच्चे हों, तो फिर जब फैमिली का आप पे बोझ आ जाता है, तो फिर वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। सिलेक्शन कहाँ नहीं हुई? कहाँ पे वो फुल ये ये स्टॉप आया? ये जो ग्रेट क्रिकेट का जब फाइनल था कि भई इसको रखा जाए या नहीं रखा जाए, तो वहाँ मुझे नहीं रखा गया तो फिर मैं वापस चला गया क्वेटा। जितने चौके-छक्के आपने इधर मारे हैं, वो अल्लाह ने अदाकारी में, लगवा दिया। और अगर उधर आपका करियर होता तो उधर भी फिर आज वाक़ई कोई वेवर रिचर्ड वाला काम ही हो जाता। काम ही हो जाना था बिल्कुल सही। अच्छा, तो टीवी कोयटा से स्टार्ट किया आपने। बिल्कुल क्वेटा टीवी से स्टार्ट अच्छा, किया। अब ये आगाज़ हो गया। जब आपने ये फैसला कर लिया एक्टिंग करने का, तो वालिद साहब की तरफ से, कोई बड़े भाइयों की तरफ से कोई हुआ नहीं, कि यार, क्या ही करन डया? वालिद साहब का सिर्फ़ इतना सा होता था हम लोगों को जो शुरू में था कि बेटा पढ़ लो। जब आप पढ़ लोगे जो मर्ज़ी करो मुझे उससे कोई वो नहीं है। लेकिन कम से कम मेरे बच्चे पढ़ जाएँ, नालायक और अनपढ़ ना रहें। हुँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में बहुत तेज़ थी। मेरे जो भाई जो सिंगर हैं वो सलामत साहब आजकल माशाल्लाह अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं, वहीं रहते हैं। तो वो भाई ज़रा थोड़े से सख्त थे ना, वो इन चीज़ों पे वो नहीं थे। वो कहते थे यार ये गाना या एक्टिंग ये सब फ़िज़ूल बातें हैं। आप पढ़ो, अपना फ्यूचर बनाओ। तो मैंने वहाँ क्वेटा से जब ड्रामे शुरू किए तो मेरे उस भाई ने मुझे कभी भी ना एप्रिशिएट नहीं किया था। लेकिन जब मैंने उनको ये बताया कि जी अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, उन्होंने कहा अच्छा बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद मैंने फ़ोन किया कि जी मैं एक वफ़ाकी इदारे में जॉब पे लग गया हूँ। तो वो बड़ा वो उस वक़्त भी खुश हुए। उन्होंने कहा अच्छा यार अब तू पटरी पे चल पड़ा। ये जो बाकी जो तू काम करता है ठीक है, वो करता रहा, कोई मसला नहीं। और उसके बाद जब मैंने उनको फ़ोन किया कि जी भाई मैं एमए कर चुका हूँ और मेरी पोज़ीशन जॉब में भी बेहतरीन हो गई है। तो उन्होंने कहा यार अब लोग मुझे देखते हैं, मिलते हैं तो वो तेरी काम की तारीफ़ करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वेल डन, बस ठीक है, आप जो मर्ज़ी करो बस। तो अब तो जॉब नहीं है। नहीं, 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 वो तो जब मेरे को शर्तिया मिट्टी के लिए बुलाया गया तो मैं इधर आया माशाल्लाह 15 फ़िल्में मैंने साइन की। लाहौर में। लाहौर में। और जब कोट की जेब मुझे अभी याद है, हल्की-हल्की सर्दी थी, मैं जब वो शूटिंग खत्म करके और मेरी जेब भरी हुई थी, मैं अपने भाई के घर आया रहने के लिए, तो मैंने डिसाइड कर लिया भाई ये नौकरी साढ़े 5 रोज़ नहीं है, हुँ, लानत भेजो बस ऐसे थी ठीक है। तो वो माशाल्लाह फिर उसके बाद मैं वापस गया ही नहीं और उन्होंने ही मुझे टर्मिनेट भी कर दिया, सारा कुछ कर दिया। मैं यहीं लगा रहा बस। 15 फ़िल्में तो इसलिए आपने लाहौर साइन कर ली कि उस वक़्त 15 बनती भी थी। ठीक है सर, 100 फ़िल्में बनती, साल में 100 बनती थी? 100 फ़िल्में बनती थी। अच्छा। तभी तो ये मैं आया हूँ तो मुझे फ़िल्में मिल गई। और कितने यहाँ पे स्टूडियोज़ कितने थे? गिनती कुछ सिनेमाज़ कितने थे? कोई याद पड़ता है? यार उस सिनेमाज़ का दौर तो में? मुझे सिनेमाज़ का तो याद है, लेकिन बेताज है। जैसे मैं अभी अब आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग ये जो है फ़िरोज़पुर रोड में, आप फ़िरोज़पुर रोड जाते हैं, तो सबसे पहले राइट पे आपको गैलेक्सी सिनेमा मिलता है। गैलेक्सी। फिर आप आगे जाते थे तो लेफ्ट पे आपको पहले नियाग्रा सिनेमा मिलता था, फिर कट करते थे आपको शमा शीश महल मिलता था, फिर आप आगे आते थे तो मज़ंग चुंगी पे आपको सनम सिनेमा मिलता था, और फिर जब आप राइट पे टर्न करते थे तो वो अंगोला सिनेमा आपको मिलता था। मतलब इतने से पोर्शन में आपको 8 सिनेमे मिल रहे हैं। और उधर एबट रोड पूरी वो मार्केट। एबट रोड टोटल मार्केट है। और अगर हम लोग आउटडोर शूटिंग करने के लिए ड्रामे की भावलपुर गए हैं, तो वहाँ सिनेमे ही सिनेमे नज़र आ रहे हैं, हर जगह सिनेमे नज़र आते थे। काम भी बहुत होता था, फ़िल्में चलती भी बहुत थी। ल तो इस वज़ह से फिर आदमी ने मैंने फ़ैसला किया कि नहीं यार बस ठीक है, अब हमारा यही काम है, इधर ही रहना है और अल्लाह का शुक्र है। जब आप आए फ़िल्म में, तो विलेन बनने आए थे? हीरो बनने आए थे? क्या सोच के आए थे? या आपने जैसा भी कैरेक्टर शुरू में मिला तो आपने कहा करके देख। नहीं, हुआ ये था कि मेरे जो कैरेक्टर थे, वो नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा क्लिक हुए थे। और ये भी माशाल्लाह बिल्कुल लिखा जाएगा हिस्ट्री में कि 1 साल में मैंने 6 ब्लॉकबस्टर कैरेक्टर्स दिए थे। मैंने दिया दश्त का, स्टैमर करके बोला था मैं उसमें। हुँ। फिर मैंने उसमें दिया लकीरें, फिर उसमें गर्दबाद, फिर उसमें अपना क्या नाम है, दिन लाहौर से, और दश्त आया। हुँ, ये सारे मेरे वो कैरेक्टर्स थे। उसके बाद धुआँ, वो तो एक्स्ट्रा बम्पर ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। हुँ। तो इस तरह 6-7 मैंने 1 साल में डिफरेंट कैरेक्टर्स की भरमार अल्लाह ने लगा दी। तो उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन-सा दौर था जब
पिक एंड चूज़ का सिलसिला शुरू हुआ, अब यानी कि वक़्त नहीं है, काम इतना ज़्यादा है? ये जब लाहौर में आ गया, अच्छा। तो उसके बाद लाहौर में आने के बाद जब मुझे ड्रामों के लिए बुलाया जाता था टीवी पे, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। हुँ, लेकिन वो उसमें जैसे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, राशिद डार साहब ने मुझे अपनी सीरियल में लिया, तो उन्होंने कहा, "यार तू ना सैटरडे संडे साडा काम कर दिया कर, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन सैटरडे में 2 ਵਜੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ आउटडोर कर लिया करांगे। तो इस तरह से माशाल्लाह काम करने नैयर लगे। बलोच जब लाहौर लैंड किए, हाँ, नहीं यार बोलो। नैयर बलोच, तो कैसा पाया लाहौर को आपने? नहीं, क्योंकि मेरा बचपन यहीं गुज़रा हुआ था ना। सर, बचपन गुज़रना और बाज़-औक़ात कई लोगों के साथ पूरी ज़िंदगी गुज़र जाना, इस बात की ज़मानत नहीं है कि वो आपके साथ मुख़लिस हैं। ये बात मेरा सवाल ये है कि वो ज़रा नाम लीजिए कि शुरू में एक तो लाहौर को कैसा पाया जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आ गए? हुँ, रवैये क्या थे? हुँ। वेलकमिंग थे? खैर मकदम हुआ नैयर बलोच का लाहौर में? या हर्डल्स आईं, रवायती? नहीं जी, दुनिया में दुनिया का एक उसूल है, जब भी आपने तरक्की करनी होती है, अगर आपकी राह में हर्डल्स नहीं आएँगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। कुछ सीनियर्स ऐसे थे जिनका नाम लेना ना फौत हो चुके हैं बेचारे। कुछ सीनियर्स ऐसे थे कि जैसे एक ड्रामा था, उसमें मैं सिर्फ़ 1 एपिसोड में था, क्वेटा से था, चाकर-ए-आज़म उसका नाम था। हुँ, तो आर्टिस्ट का नाम भी पता चल गया होगा, लेंगे नहीं हम, क्योंकि अल्लाह ताला वो जा चुका है दुनिया से। तो उसमें वो मेन रोल कर रहे थे चाकर-ए-आज़म। मैंने उसमें एक रोल, चूँकि मैं जॉब करता था तो मैं आउटडोर-शाउटडोर नहीं जा सकता था। तो मैं इंडोर वाला काम मैंने उनसे लिया। तो उसमें एक कैरेक्टर था शहद का, जो चाकर का वालिद होता है। तो उसमें ये था कि पहले मैंने अपीयर होना था 25 साल एज में, फिर मैं अपीयर होता हूँ 55 साल की एज में, फिर मैं अपीयर होता हूँ 85 साल में, और फिर मैं एंड में अपीयर होता हूँ 105 साल। हुँ, उसमें मैंने कैरेक्टर का जो मैनरिज़्म बनाया था कि वो बैठता है और उसकी जो सारी लुक और चीज़ें हैं वो शेर की तरह, इसी तरह वो बैठता है तना हुआ, और 190 साल 105 साल में भी उसकी वो अंदर का शेर जो है ना उसका जागा हुआ है। तो वो मैंने शूट कर लिया था, और वो पोर्शन शूट करना था जहाँ मैं उस कैरेक्टर को अपनी पग पहना के उसको कहता हूँ, आज से तू सरदार है। हुँ, तो वो जब आर्टिस्ट ने आए और उन्होंने कहा कि जी कौन मेरा बाप है? तो उन्होंने कहा जी, नहीं, नहीं ये, हुँ, उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ का आर्टिस्ट है और ये वो फलाना है। तो जब सीन देखे तो उसके बाद उन्होंने अड़ गए, उन्होंने कहा या इसको रखो या मुझे रखो। उन्होंने हुँ, कहा जी ये एक ही सीन का, एक ही एपिसोड का है, हुँ, और ये हमारे यहाँ का मतलब लीडर है, लीडिंग एक्टर है, तो हम तो ये नहीं कर सकते कि इसको शूट करके कटवा दें। हुँ, खैर बात बढ़ी, दूसरे दिन जब मैं शूट करने के लिए गया तो मेरे कानों में पड़ चुकी थी कि जी एहतजाज हो चुका है कि इसको रखो या मुझे रखो। मैं फिर विथड्रॉ कर गया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं। मुझे खुशी इस बात की हुई है कि अगर मैं इनके साथ काम करके कुछ सीख सकता था, जो इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा जी हाँ, मैंने काम किया है तो मुझे चेक दिया जाए। फिर आप मुझे कट कर दें। मैंने चेक लेके चुप करके घर चला गया। फिर वो ड्रामा फ्लॉप हो गया और वो कैरेक्टर जो था मेन, वो भी फ्लॉप हुआ। उसके बाद मैं आ गया, मुझे बुला लिया गया फ़िल्मों में, तो एक फ़िल्म थी माफ़िया, माफ़िया। माफ़िया। उसमें मैं विलेन था, और उसमें मैंने कुत्ते के साथ बाकायदा फ़ाइट की, ये लिबर्टी में, समनाबाद में और फ़िरोज़पुर रोड पे, हर जगह पे, मुल्तान रोड पे मैंने उसके कुत्ते के साथ बाकायदा फ़ाइट की, और वो परवेज़ राना साहब उसके डायरेक्टर थे। वो बड़ी अच्छी फ़ाइट हुई। तो अल्लाह इंसान के सामने किस तरह लाता है चीज़ें। एक सीन में वो एक्टर भी है, मैं भी हूँ और नदीम बेग साहब भी। और बेग साहब उस वक़्त सुपरस्टार थे और मैं नया-नया आया था विलेन। हुँ, अब नदीम साहब के साथ कोई फ्रैंकनेस नहीं, कोई बातचीत ही नहीं है, बस इतनी ही है, यार बड़ा अच्छा काम करते हो, शाबाश, वेल डन। वो इतनी ही हमारे साथ दोस्ती। तो बेग साहब आए, तो अब डायरेक्टर ने कहा कि जी ये निगल जहाज जो है इसकी बहन की उसने इज़्ज़त लूटी, अब ये इसके चढ़ गया तो ये अब इसकी लात तोड़ेगा। तो बेग साहब चुप कर कहते, अच्छा, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? उन्होंने कहा जी आप लो, ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ एक्टर हो, सुपरस्टार ਤੁਸੀਂ हो, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ तोड़ोगे। अब मैंने वहीं से टर्न करके उस एक्टर को ऐसे देखा और मैंने ऊपर देखा।
वो देख रहा था मुझे कि यार इसने मुझे भी देखा और अल्लाह को भी देखा। ओह हो! आराम से हमने शूट की, बेग साहब ने मेरी लात तोड़ी, सारा कुछ हुआ और उसके बाद अगली शूट पे जाना था तो बेग साहब ने मुझे कहा, "आप भी वहाँ हो?" मैं कहा, "जी, आ जाओ।" मैं उनके साथ बैठ के चला गया और कोई बात नहीं की और मैं उसके बाद बोला ही नहीं, खामोश हो गया। मैं कहा, या अल्लाह, इसका मतलब है कि जो चीज़ आपने करनी है वो इंसान को नहीं करनी चाहिए। इस नहीं ज़िंदगी में ना बहुत से ऐसे लम्हात आए जहाँ सीखा। क्योंकि मुझे जब इसने कट करवाया था मैं उधर से निकल के अपने घर जब गया तो मैंने रास्ते में ये सोचा, मैंने कहा या अल्लाह, अगर ज़िंदगी में मुझे तू कोई मकाम देगा तो मैं ज़िंदगी में किसी टैलेंट के साथ ये ज़्यादती नहीं करूँ। वो मैं अभी तक कायम हूँ, मैं किसी के साथ कोई ज़्यादती करता ही नहीं। ये चीज़ मैंने सीख ली। परदेस अपने मुल्क के अंदर हो या बाहर हो, आगाज में कुछ तिनके होते हैं जिनका सहारा होता है हुँ। और वो याद रहते हैं सारी जिंदगी। और अब थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा है कि ख़वातीन जो आती हैं दूसरे इलाकों से, हुँ। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों में, उनको किन मसाइल का शुरू में ओए! सामना होता है शो बिज़नेस में। किस-किस तरह से उनका स्ट्रगल पीरियड पीरियड होता है और कई दफ़ा कुछ मुख़लिस तिनके मिल जाते हैं। तो आपके करियर में लाहौर में आने के बाद वो नाम जिन्होंने वाक़ई जो है ये सोचे बगैर कि नैयर एजाज जो है वो सुपरस्टार बन जाएँगे और वो आपका सहारा बने। हाँ, बिल्कुल। उसमें जी सबसे पहले नबील, अच्छा, नबील बिल्कुल नबील बुलबुले वाले। बुलबुले वाले, वो बिल्कुल मैं तो उसको दोस्त नहीं कहता, भाइयों की तरह है वो। नबील है, फिर ताहिर सरवर मीर है। उन्होंने मेरे पे इतने बड़े-बड़े आर्टिकल और पता नहीं कहाँ-कहाँ मुझे मेरे कलाबे बनाएगा और आज तक उनके साथ दोस्ती, दुआ सलाम चल रही है। ये लोग बहुत वो थे। फिर जावेद शेख साहब, जब मुझे उन्होंने एवेन्यू स्टूडियो में देखा तो बड़ा माशाल्लाह, वेरी गुड, मेरा कमरा है, जो दिल करे आ जाया कर, नो प्रॉब्लम। और इसी तरह रीमा जी ने बहुत वेलकम किया था। फिर शान साहब के पता नहीं शहज़ाद रफ़ीक साहब के साथ मैं शान साहब के घर पे गया तो शान साहब जब गेट से बाहर आए तो मुझे देखा और उन्होंने कहा, ओह! मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आपको बड़ा लाइक करता हूँ। और वो माशाल्लाह आज भी यही कहता है कि मैं आपका फ़ैन। ये ज़रा ना इन सारे नामों में ज़रा ताहिर सरवर मीर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बिल्कुल कर लें। मैं बड़े शोज़ करता हूँ और आप जैसे लोगों के मोस्टली जो सीनियर लोग हैं उनके मुँह से मैं ताहिर सरवर मीर का नाम ताहिर सरवर मीर मुझे लगता है फ़ज़ल-दीन की तरह 24 घंटे खुले रहे हैं लोगों के लिए ना, हाँ, कि जब किसी को मसला हुआ और वो अवेलेबल हैं। ज़रा बताएँ ताहिर सरवर मीर जो हैं, वो क्या उनकी क्वालिटी डे फर्स्ट से आपने देखी और किस तरह के दोस्त और ख़ास तौर पे पहचान उनको कि यार नैयर एजाज में टैलेंट है? अब जिस तरह बब्बू बराल साहब ने उनसे कहा कि यार मुझे इसमें वो नहीं वो जेड़ा वो कहते वो नैयर रियाज़ कहंदा हाँ, ताहिर मीर ने कहा नैयर रियाज़ ने कहा, फ़ोन किया मैं आ गया। तो जिस तरह उन्होंने मेरे पे रिपोर्टिंगें कर के मेरा यहाँ तक खड़ा कर दिया उन्होंने। फिर दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई कि जब मिलना हमने अच्छी बातें करनी, अच्छे काम पे डिस्कस करनी, अच्छे म्यूज़िक पे डिस्कस करनी, अच्छी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों की डिस्कस करनी। बाकी आपको पता है कि जब दोस्त हों तो और बहुत सारी बातें भी डिस्कस हो जाती हैं, हाँ। तो उस पे पर्दा ही रहने दें। तो वो एक बेहतरीन आदमी है और मुझे वो इसलिए भी अच्छा लगता है कि वो सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, वो कई लोगों के काम आया यार वो आदमी। ये बहुत बड़ी बात होती है, नो डाउट। बहुत बड़ी बात होती है। नहीं कभी गाइड भी किया उन्होंने किसी हवाले से? नहीं, गाइड उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार तुम बिल्कुल ऐसा ना ज़रा सीख पढ़ के आए हो, ज़बरदस्त। अपन और मेरा हमेशा से नईम जी एक बात पे बड़ा भरपूर एतक़ाद है कि जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको घर बैठे मिलना है और जो आपके नसीब में नहीं है, आप कुत्तों की तरह जूतियाँ, हड्डियाँ तोड़ लें, आपको नहीं मिलेगा। तो उस बात पे बिलीव कर लिया था कि यार जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, जो नहीं है मैं फिर उस चीज़ के पीछे भागता नहीं। एमए पास नैयर एजाज और अब एक टीवी का मिज़ाज है, जहाँ अगर कत्ल भी होना है तो बड़े सुलझे अंदाज में, धीमे अंदाज में, उफ़! ठीक है जी? उफ़! और उधर फ़िल्म का जहाँ पे एक ही स्टेन गन से 2-2 सौ बंदा मारा जा रहा मारा है, जा रहा अब है। 2 अलग-अलग उफ़! मीडियम है। तो लेकिन आपका मिज़ाज जो है, वो तो ये धीमे वाला है धीमे वाला है। और जो एक फैमिली बैकग्राउंड और पढ़ाई-लिखाई प्रॉपर, तो इधर कैसे एडजस्ट किया?
इधर सर पहले ही जब मैंने पहली शूटिंग के लिए मैं फ़िल्म की जब आया करने के लिए आया तो सबसे पहले तो कैमरे ने ऐसे चौंका दिया कि हैं? हुँ, वो तब तक था। फिर उसके बाद वो टीवी पे था ना एक्शन, तो हमने काम शुरू कर दिया। उधर होता था एक्शन! वो भी थोड़ा-सा घबराहट होती थी। 1-2 दफ़ा ज़रा वो हुआ तो उसके बाद जो है ना समझ आ गई। एक ने कान में आके कहा कि "भाजी ये फिर फ़र्क कर देंदे ने जे मटीरियल ज़्यादा लगे।" ओह! ਤੇ ਸੋਚਣ 'ਚ टाइम ज़ाया नहीं करना, ये कर-कुर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं देखना। उसके एक दफ़ा हुआ था उसके बाद में ठा-पा करना शुरू हो गया। फीता जो है वो बहुत बड़ा प्रेशर था बहुत बड़ा प्रेशर और रीटेक का। नईम जी एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो कहते थे कि यार 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ 2 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਐ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं फड़ाओ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ स्क्रिप्ट धड़ सीन हो जाते थे। हुँ, तो वो ये था कि ये सीखा कि यार ये शोर कुछ नहीं और लाउड एक्शन भी कुछ नहीं, तूने अपना काम जो भी है वो करना है। मैंने ये कोशिश की कि टीवी का जो अंडरटोन और फ़िल्म का जो लाउडिज़्म है, उसके बीच में अपने आप को रखा। ओके। उसका क्या था कि एक सुर तो ये था, ये टीवी का सुर है। एक सुर था, तो मैंने बीच में रख लिया, कि दोनों को बैलेंस कर दिया। एक्सप्रेशन पे ज़्यादा काम कर लिया, गेटअप पे ज़्यादा काम कर लिया। आपने सियासी सुर रख लिया दोनों तरफ। कि दोनों तरफ चल जाए। अच्छी बात है, सियासी सुर रख ली। सियासी सुर रख लिया। अच्छा इ एक बात रह ना जाए, अब ये करियर तो हो गया और कामयाबियाँ भी मिलना शुरू अल्लाह, हो गई अल्लाह, अल्लाह। और सलामत भाई ने भी ओके कर दिया कि वेल डन। हुँ। एक तो सलामत भाई पे आना है मैंने। दूसरा ये कि अब कुछ शादी-वादी का सीन जो है वो कब बना? कैसे बना? और हाँ, मैं वो अच्छे शादी अच्छी पसंद की हुई, नहीं, लव मैरिज थी, मैं क्या? बता देता हूँ। वो हुआ ऐसे कि मैं सेकंड लास्ट हूँ, मुझसे छोटा एक भाई है। हाँ, तो एक दिन मैं जब लाहौर में इनको ले आया तो मेरी माँ ने कहा कि जी मैं हुण ज़िंदगी दे उस हिस्से च हैगी हाँ कि पता नहीं एहदे बाद मैं जियां ना जियां ते ए मेरा सब तो छोटा बच्चा है ते कल नूं ਇਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ भी नहीं देਣਗੀਆਂ ਤੇ तू ऐसा ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कर दे। मैंने कहा माँ अभी तो बेचारा स्ट्रगलर है, क्या काम के लिए भाग-दौड़ कर रहा है, तो शादी करा के तो नुकसान ही होगा। उसने कहा नहीं बेटे। अच्छा मेरी ये थी कि मैं अटैच तो अपने वालिद साहब से बहुत था। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी अपने बड़े बहन-भाइयों के आगे जवाब दिया, कभी भी और ना ही मैंने माँ की बात को कभी नहीं टाला। जितना भी बड़ा काम माँ ने डाल दिया है, तो एक लम्हे मैं सोचता था, जवाब नहीं देता था। लेकिन वो आके कर देता था कि "ए लो माँ जी मैं कर देता।" तो माँ ने जब ये कहा मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है मेरा काम तो नहीं है, तुझे लब्बो कुड़ी दी शादी कर देंगे। तो मैंने सबसे पहले छोटे की शादी की कि यार वो घर में आएगा, घर में उसकी बीवी आएगी, कोई एडजस्टमेंट घर की बन जाएगी। तो उसकी शादी पहले कर दी। तो एक रात मैं लेट नाइट आया शूट खत्म करके, तो माँ बारिश हो रही थी, भाई की चूँकि शादी वो अपनी कमरे में था हुँ। ऊपर, तो माँ बेचारी उठी और धक्के खाती-कूती आके उन्होंने गेट का दरवाज़ा खोला, मुझे कहा यार हुण ब्याह कर ले। मैं कहा अच्छा माँ ठीक है, फिर तुसी कर दियो ब्याह मैं की कर सकदा। तो इन द मीनवाइल मैं एक बड़ा नाम था जिसके इश्क में थोड़ा-सा गिरफ्तार था मैं। अच्छा, तो वो जब मैं उसके घर गया, तो घर देखने के बाद मुझे अपनी फैमिली के वो सारे मेंबर्स एक-एक करके मेरे स्क्रीन पे आ रहे थे। तो मैंने कहा यार अगर मैं इससे शादी करूँगा, तो उन बेचारों का क्या बनेगा? क्योंकि ये तो अपना खर्चा ढाई 3 लाख बता रही और है। उन मोहतरमा की अभी तक शादी नहीं हुई थी? उन्होंने अभी शादी नहीं अभी की नहीं। थी, करनी और थी। उनका ताल्लुक टीवी से था, फ़िल्म से? टीवी और उससे वो जो मॉडल होती हैं वो टाइप का। ओके। तो मैं सोचता रहा और मैं चुप करके उसके घर से उस दिन यानी नबील कि रिश्ता लेके आप ज़हनी तौर पे खुद ही गए? मैं और नबील गए ना, अच्छा दोनों गए, ओके। तैयार करके मैं नबील को मैं यार गल कर जो भी है और जो नबील को कह के गए कि मैं मेरे लिए चल रहे हो? हाँ, वो नहीं उसको पता था कि मैं उधर नहीं जा रहे। अच्छा, वो आया बैठा, अब वो मुझे देखे जा रहा है। तो मैंने नबील को कहा यार कोई गल ना करी, उठिए। तो हमारी नबील की मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम हर चीज़ एकदम समझ जाते हैं। हम आपस में साल भी ना मिलें, तो जब हम मिलेंगे या फ़ोन करेंगे तो हम सारे दुखड़े आपस में
कर लेते होते। ये वो शोले में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का रिश्ता लेके गया था। ऐसा रिश्ता था। तो नबील को मैंने कहा कोई बात नहीं करनी और बस चल निकलने की कहा। खैर वो बिज़ी हो गए हम लोग। उसने कहा यार तूने बात करनी थी। मैं कहा हाँ, मैं बताता हूँ, बताता हूँ। मैं उसके साथ निकला और फिर उसके बाद मैं उस तरफ भी मैंने रास्ते में नबील को कहा कि यार नबील, मेरे ज़हन में ये बात चल रही है कि आज मैं अपनी खुशनुदी के लिए ये तो कर लूँगा, लेकिन वो जो बेचारे मेरी तरफ देख रहे हैं उनका क्या हाल होगा? वो तो रुल जाएँगे बेचारे। तो लिहाज़ा मैं तो विथड्रॉ कर रहा हूँ। मैं घर में आया खामोश बैठा हुआ था, कराची से लाहौर आ गया, खामोश बैठा हुआ था। आपको घर में काम वाली चाहिए थी असल में? नहीं, मुझे ये था कि मेरी माँ बुज़ुर्ग हो चुकी है, काम वाली चाहिए, मतलब घर के काम-वाम करे। घर सँभालना। बात वही काम हाँ, वाली हो गई। हाँ। तो मैं खामोश बैठा था तो मेरी माँ ने मुझे देखा और मेरे पास आके माँओं को तो यार पता चल जाता हुँ, है जिनकी कोखों से आप जन्म लेते हैं, हुँ। उनको तो पता होता है कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। मेरी माँ ने मुझे कहा कि यार मेरा पुत्र की सोच रहे है? मैं कहा कुछ नहीं माँ, ऐसी कोई गल नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने लगता है तेरा दिल लग गया किते, लेकिन तू आप ही दिल तोड़ के आ गया। हुँ। मैंने माँ की तरफ देखा, मैं कहा नहीं माँ ऐसी थी कोई गल नहीं, मैं कोई दिल-विल नहीं तोड़ के आया। उन्होंने कहा नहीं पुत्र, एक गल याद रखी माँ ने। मैं माँ जी की? उन्होंने कहा जी पुत्र, बीवी हो ਜਿਹਨੂੰ तेरी पै जाए, बीवी हो नहीं जिहदी तेनू पै जाए। और ये बात मेरे को ऐसे आँख खुल गई और जिस दिन माँ खोल के माँ ने कहा ना कि यार ब्याह कर ले, मैं कहा माँ आप ही लभ लो, मैं ब्याह कर ला। तो फिर मेरी माँ ने मेरी शादी भट्टों में हुई है, कश्मीरी भट्टों। अच्छा। तो मेरी माँ ने फिर जो बीवी ढूँढी, वो ज़बरदस्त बीवी मिल गई है। खिदमतगुज़ार भी बेतहाशा और हँसमुख बहुत और ज़िंदगी बस मज़ेदार हो गई कि उसके बाद फिर ख़्याल भी नहीं रहा कि यार किसी को मैंने देखा, किसी को चाहा, नहीं, नहीं, हुँ। बेहतरीन हो गया। नैयर बलोच से नैयर भट्ट हो गए। अरे यार बांटो के अच्छा, सलामत भाई ने म्यूज़िक किया जो हाँ, और क्लासिकल किया उन्होंने। हाँ। तो ये कोई गॉड गिफ्टेड था या फिर वो कहीं किसी नहीं वो घराने-वराने के कोई शागिर्द हो गए, किस तरह हुआ? नहीं वो हुआ ऐसे था कि क्वेटा में जब हम लोग थे ना, हुँ, तो सलामत भाई की वॉइस बड़ी प्यारी थी, हुँ, वो जो सुना थी वो। तो वहाँ पे चूँकि अब वारिस साहब का रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक है, तो वहाँ पे मेहदी हसन साहब आए। तो फिर मेरे वालिद साहब ने फिर सलामत भाई को उनका शागिर्द किया। वो उनके साथ फिर कराची चले गए। हुँ, वहाँ जाके उन्होंने सीखा। अपने भाई की एक चीज़ को मैं हमेशा एडमायर करता हूँ कि उस आदमी ने कभी आमियाना काम नहीं किया कि आजा बैठ जा साइकिल पे, आजा बैठ जा मोटरसाइकिल पे, ये वो नहीं। हुँ, उसने अपना एक क्लास रखी और वो आज तक कायम है और अल्लाह का करना ये हुआ कि आज उसके बच्चे जो है माशाल्लाह अमेरिका में वेल सेट है। उनका जो मंसूर बेटा है उसने वहाँ के फौजी की बेटी से शादी की हुई है और उसका जो साला है वो वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल है हुँ। आजकल और वो एकड़ का घर उसको मिला हुआ है। वो टॉपर था स्कूल में और वो एवीपी है बैंक में, अमेरिकन बैंक में। उसकी बीवी भी वही है। माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। भाभी को कभी ये जो फ़िल्मों में एक होता है ख़वातीन को कि हमें वो जज कर रही होती हैं कि इधर रोमांस का सीन हीरोइन के साथ ये वो, ये तो मसला कभी इसलिए नहीं हुआ होगा कि आपने तो कभी रोमांस किया नहीं, सीधी इज़्ज़त ही लूटी है, सीधी इज़्ज़त इज़्ज़त ही भी लुटी। लूटी है तो और उसको गोलियाँ पता खा के घर है वापस आ गए। यानी कि आप तो काम मुका के ही आए हैं। हाँ यार। भाभी को ये हुआ कि ये मसला खत्म हो गया है। शूटिंग जो खत्म कर आया हाँ। हुणे मेरे कोल आ गया। ये नहीं कभी इश्यू हुआ, नहीं, 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 नहीं। कभी भी नहीं। मैं एक बात बताऊँ देखो अल्लाह की तरफ से होता है। हुँ, आपकी नीयत बिल्कुल साफ होगी ना नईम जी, तो आपको जो आपका साथी मिलेगा वो भी पॉज़िटिव मिलेगा। हुँ, वो इन सब चीज़ों को कोई कभी माइंड नहीं मैं जब जब मैंने सबसे अच्छा काम क्या किया कि जब मैं शादी हुई, शूटिंग पे जाता था, मैं अपना मोबाइल घर छोड़ के चला जाता हुँ, कि भई देख ले, मेरा कोई हिंगी-बिंगी, हिंचर-बिंचर नहीं है, मैं एक सीधा घर काम पे जाता हूँ, काम से घर आ जाता हूँ। तो चौथे दिन मेरी बीवी ने कहा, "यार ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, मैं ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ कोई शक-वक नहीं है, बस ਤੁਸੀਂ ईज़ी हो जाओ।" तो वो उस दिन से वो पक्की है। फिर उसने ये देखा कि यार ये आदमी जो है ज़िम्मेदारियों से भागा हुआ नहीं है, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता है। तो उसके ज़हन में इस तरह का कोई वो शक शुबा नहीं है। फ़िल्म और टीवी मिला के कितने कैरेक्टर किए हैं? कैरेक्टर अच्छे खासे कर लिए हैं लेकिन नहीं भाई एक बात है कि मैंने ना कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ। हुँ, लेकिन मेरी चीज़ें अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें डालता है
तो वो क्लिक ज़्यादा होती है। कौन-सा रोल अपना हुँ। जो करने के बाद आपने कहा कि स्टिल मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, लेकिन एक ड्रामा था जो वो स्पेशल प्ले बनाया था, मक्तिल अपना घर। हुँ, उसमें मैंने एक खरमस्त आदमी का रोल किया था, वो बलोची रोल था। पगड़-वगड़, खुदी, शलवार। तो उसमें डायरेक्टर ने स्क्रीन पे सबसे पहले ना दिखाया था कि जी ऊँट चलता आ रहा है। हुँ, ऊँट ऐसे चलता है ना, और उसके बाद ऊँट से जब कैमरा आया, हल्का-सा पैन हुआ तो मैं चलता आ रहा हूँ, वही उसी अंदाज़ में। हुँ। खरमस्त है ये, और कोई औरत मिल जाती है, उस पे आशिक हो जाता है, उसके साथ बुरा-भला कर लेता है। वो रोल एक बेहतर रोल था जो मुझे मज़ा आया। तो अभी भी नईम साहब, अगर ज़िंदगी में आप इस बात पे टिक गए कि यार मैंने ये तो आखिर कर दिया, तो फिर आप आखिर हो जाएँगे ना। नो, नो, चीज़ें आ रही हैं, किए जा रहे हैं, और अपने आप को उस लाइन में रखा ही नहीं है कि जी मैं तोप हूँ या कुछ, नहीं, नहीं। रोज़ काम पे जाते हैं, अपने आप को नया एक्टर समझ के जाता हूँ, और काम करता जितने सब्जेक्ट किए, जितनी कहानियाँ की, हूँ। जितने करैक्टर किए, ये ज़रा बताएँ नाज़रीन को कि वाक़ई हमारे माशरे में वो कहानियाँ थीं या कभी किसी कहानी पे ये भी लगा यार ये क्या है? ये तो नहीं होता। नहीं, अगर आप 20 काम करेंगे तो एक काम ऐसा होगा जो शायद ओरिजिनल लग रहा या होगा। एक्ज़ैजरेशन हाँ, होगी। हाँ। नहीं तो अक्सर तो वही होता है ना कि एक आदमी ने कंसीव किया, उसने एक रोल बना दिया, ये पॉज़िटिव है, ये नेगेटिव है, ये फलाना है, ये ढिकाना, कास्ट करने वाले आपको कास्ट कर लेते हैं कि अच्छा जी आपने ये काम करना है, ये रोल आपका है। तो वो फिर जिस तरह मुझे दश्त मिला था, दश्त में मैंने जैसे बताया कि वो स्टैमर करके मैं बोला था उसमें। बाबूजान, ये उसकी डबल टोन मैंने की थी कि पहले तो वो डरा हुआ बाप के साथ बात कर, बाबूजान वो मैं शाहताज को प्यार करता हूँ। बाबूजान वो मुझे अच्छी लगती है। और उसके बाद जब टाइम गुज़रता है, शाहताज मुझे नहीं मिलती और मैं एमपीए बन जाता हूँ, तो फिर बाप कहता है कि ओए तुमको कहा था कि गाँव में ये करो, वो करो, फलाँ काम, तुमने वो काम नहीं करने, ये वाले काम करने हैं। बाबूजान, अब आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं ये नहीं कर सकता, मैं एमपी हूँ, मुझे सोच समझ के कोई काम करना है। तो इस तरह का वैरायटी डाली थी। फिर मैंने जो धुआँ किया था, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत है कि ज़ह नसीब, ज़ह नसीब, ज़ह नसीब। उसमें वो लेके आता है एक मॉडर्न, एक स्टाइलिश आदमी, या इसी तरह और बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स इससे जिनमें। पहले वाला जो टोन था आपका, उस पे एक हालिया आपका एक पॉडकास्ट था, हाँ, जिसे सियाको-सबाक से हट के थोड़ा-सा उन्होंने। वो पब्लिश हुआ कि आपने कहीं कहा कि शाहरुख ने वो किरण वाला जो था, वो आपको 15-20 साल बाद कॉपी कर दिया, कुछ इस तरह की बात हुई? नहीं, नहीं, कॉपी वाले मैंने बात नहीं की। मैंने कहा था कि जी दुनिया में स्टैमर करके बहुत से लोग बोलते हैं, तो वो मैंने दश्त में ये उधर से लिया था, और मैंने उसकी जो बैकग्राउंड बनाई थी वो ये बनाई थी कि जी इसने अपने बाप को, अपनी माँ को कत्ल करते देखा है, तो वो ये सहम गया है, और वो जो बोलता है तो वो खौफ में ये बात करता है। और मैंने 15 साल पहले वो टोन टेम्पो बोली थी, तो शाहरुख साहब ने 15 साल के बाद उन्होंने क किरण बोला था। तो वो माशाल्लाह आज दुनिया का सबसे अमीर आर्टिस्ट है, और हम अभी तक तगदो में, भाग-दौड़ में लगे हुए हैं। तो उन्होंने इसको अजीब सियाक-ओ-सबाक से हटा के लिखा कि जी शाहरुख खान ने मेरी नकल की, टोन की। तो इस तरह बचकाना सी बात होती है, ये बात है। स्क्रिप्ट में तो अभी आपको डायरेक्टर कहे जी कि 150 बंदा मारना है, हाँ। तो आप कबूल कर लेंगे। हकीकी ज़िंदगी में कभी गोली चलाई, कभी फायरिंग नहीं, करी? नहीं, नहीं, थप्पड़-थप्पड़ मारा कभी किसी को? पहले जब मैं था थोड़ा-सा, मैं पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, और मैं कोई थोड़ा-सा लिहाज़-विहाज़ नहीं करता था, गले पड़ जाता था, गलत बात। हुँ, अच्छा, मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं दोस्ती भी बिल्कुल नहीं करता था, लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था, अपने आप में और अपने काम पे लगा रहता था। तो इस वजह से 1-2 दफ़ा मैंने क्वेटा में एक था प्रोड्यूसर, उसने ज़्यादती की थी, उसको मारा था टीवी के अंदर ही, तो फिर मुझे 1 साल बैन कर दिया था। तो वो जब बैन किया, और मैंने कहा ना कि जब ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं, तो फिर आप सबसे पहले आपका गुस्सा ही जाता है। हुँ। फिर आप सब्र करते हैं कि यार, तो उसके बाद मैं ना हिचकिचाता रहा बस ज़्यादा। लेकिन अब भी कभी-कभार ऐसा होता है, हमेशा ताहिर सरवर मुझे कहता है, "यार पाजी, निगर साहब ਇਹ ਤੁਸੀਂ वैसे तो इतने पढ़े लिखे और समझदार हो, लेकिन यार ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁਣ 'ਚ टाइम नहीं लाते।" मैं कहा यार वो कदी-कदी हो जाता है, गलत गल ते वरना अदरवाइज़ तो बिल्कुल।
वो जो मोहतरमा थी, जहाँ रिश्ता लेके गए थे, उन्होंने फिर शादी कर ली? हाँ, उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद फिर मुलाकातें रहीं, फिर और बताया नहीं, आपने कभी कि मैं किस मकसद के लिए आया था? वो बहुत बड़े जगह पे उनकी शादी हुई और 12 साल बाद हम लोग उधर मिले थे, अपना क्या नाम है, एयरपोर्ट पे। अच्छा, और नहायत मोहब्बत से एक-दूसरे को हेलो हाय कहा और मैं खामोशी से एक साइड पे बैठ गया। वो राज़ नहीं बताया आपने? नहीं, नहीं, मैं भी चुप आज रहा। तक सीने में? हाँ, मैं भी चुप रहा, वो भी चुप रहा। अच्छा, गुड। एक तो वो मैंने जो है ना अभी जो हुँ, सिंध हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट किए हैं, उस पे आना है मैंने। हुँ। और इससे पहले पंजाब हुकूमत ने भी अनाउंसमेंट कोई की कुछ, उस पे बात करनी है बस आखिर में। ये बताइए कि सब्जेक्ट आपकी मर्ज़ी, स्क्रिप्ट आपकी मर्ज़ी, बजट का इश्यू नहीं है। कौन-सा रोल है जो करना चाहते हैं, जो आपके अंदर कहीं है और अभी तक आपने किया नहीं? देखो जानी, मसला ये होता है कि अगर आप एक स्टेल एक्टर है ना, तो फिर आप कोई एक रोल करके आप उसी को सारी उम्र बेचते रहेंगे कि जी मैंने ये रोल किया, मैंने रोल किया। मैं चूँकि स्टेल आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं हर लम्हा तलाश में होता हूँ अच्छे रोल की। फिर ये होता है कि जब आपकी ऑब्ज़र्वेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप किसी भी कैरेक्टर को इस तरह से कर सकते हैं कि वो दूसरों को अपील करे। तो मैं हर वक़्त इसी तलाश में रहता हूँ कि अब इस तरह का रोल हो जाए, अब इस तरह का रोल हो जाए। वो कोई मेरे लिए उसका कोई इश्यू नहीं। आज तो आपने बड़ा हौसला बंधाया है, जो एक हमारी इन्फॉर्मल गुफ्तगू में कि डायरेक्शन के मैदान में जो है ना वो ज़रख़ेज़ है मिट्टी। हुँ, काफ़ी लंबी लिस्ट आज आपने बता दी है। हाँ, बता दी। अच्छा, चलें मैं हीरोज़ की भी बात कर लेता हूँ। विलन एक थोड़ा-सा मेरी नज़र में मुश्किल बहुत मुश्किल है। अगर पार्ट उस है। हाँ, अपने बात जो है न्यू कमर्स में, यानी कि मैं फ़िल्मों में अगर विलन भी देखता हूँ, बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनी हैं, तो बड़े चॉकलेट से विलन लगते हैं। यानी कि वो विलन का रोल कर रहा है, बंदे-बुंदे भी मार रहा है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन, उसकी शक्ल, उसकी शबाहत, उसका जो है ना वो एक्ट विलन वाला नहीं है। उसकी वजह यही है ना कि हर आदमी के अंदर एक हीरो तो बैठा हुआ है ना। तो वो बनना ही नहीं चाहता कि मैं यार विलन बनूँ या लगूँ। और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वर्क करने की ज़रूरत होती है कि कैरेक्टर क्या है और उस कैरेक्टर के साथ आपने कितना खेलना है। अब जैसे हम लोगों ने बाजी फ़िल्म की थी मैंने, हुँ, तो बाजी में ये था कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जी ये जब स्क्रीन पे आए तो लोग समझें कि ये ट्रांसजेंडर है। लेकिन वो ट्रांसजेंडर नहीं है। हुँ, तो वो उसमें वो तौलिया बाँध के वो तक हुए, तो वो तो इतना हिट हुआ कि मैं तो सोच भी नहीं सकता हुँ, था। तो वो ट्रांसजेंडर वो आता है, उसने टॉवल पहना हुआ है और उसने गाना गाया और गाना गाने के फ़ौरन बाद जब फ़ोन आता है, फ़ोन जब वो उठाता है और अपनी टिंड पे वो विग लगाता है, हुँ। तो उसके बाद जो उसने उस वो कहता है ना कि लो, फ़िक्र ना कर ये सारे काम। तो वहाँ उसने लोगों को अपने साथ चला लिया कि यार नहीं ये ट्रांसजेंडर नहीं है, ये तो भाई ये है। और उसकी एक शेड खड़ी कर दी कि इस तरह का आदमी और ये इस तरह का विलन। फिर मैरूनिसा वी लव यू में मैंने क्या किया कि गेटअप मैंने सारा लेडीज़ किया, पीछे बैग बनाई, वो पहना, सारा कुछ किया, ब्लॉन्ड कलर के हेयर, एक वो पहना, काँटा-सा लगाया और उसमें वो बात करता था, बात भी वो नॉर्मल बोलने लगा। तुझे कहा था कि ये सारा कुछ तू कर, तूने क्यों नहीं किया? लक 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 लका। अब वो इस तरह का वो है विलन। वाह! तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपको स्टेल भी नहीं रहने देती और आप चीज़ों में नई-नई चीज़ें करते जाते हैं। जैसे आपने मौला जट देखी होगी, मौला जट में एक जग्गू है और उसमें डायलॉग उसके इतने नहीं थे, हुँ, लेकिन उसके एक्सप्रेशन और उसकी अपीयरेंस से लोगों को खौफ आता है। जैसे राशिद ख्वाजा साहब ने और नदीम मांडवीवाला साहब ने जब फ़िल्म देखी और इंक्लूडिंग कामरान अंसारी साहब, उन्होंने कहा, "यार असीं तो पूरी फ़िल्म वेखी, ते तू ही याद रह गया। हुँ, यार तेरा तू आया और डरा ही देता है तू, हुँ। इतना अलग आदमी।" तो वो चीज़ें आप ज़हनी तौर पे अगर रुक गए तो चीज़ें आपकी रुक जाएँगी। मैं हर वक़्त ज़हन में मेरा यही होता है कि ये इसको इस तरह से अभी जैसे शान की फ़िल्म साइको है, उसमें आपको बिल्कुल एक नए तरह का रोल मिलेगा। अच्छा, गुड। बिल्कुल नया आदमी, नया कैरेक्टर और वो आप देखेंगे, आप हँसेंगे उसपे। हुँ, लेकिन वो संजीदा आदमी है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा, हुँ, सोबर आदमी है, वो मामलात को सँवारता है।
लेकिन आप उसकी चीज़ों से हँसेंगे उसके साथ। अच्छा जी, अब फ़िल्मों की अगर बात करें मेकिंग की और नई प्रोडक्शन की, तो गल हुकूमतां ते आ गई है। हाँ। जे हुकूमतां ते आ गई तो मैं कहा फिर सुलह ना कर लिए। अच्छा मसला ये है कि लियारी जो है वो इंडिया पाकिस्तान में मरकज़े फ़िल्म है इस वक़्त। हाँ, निगाह बन गया मतलब। उधर जो है ना, और ये इंडिया की इत्तला बता दूँ, जो लियारी पे फ़िल्म बनी है, मैं नाम आप बताएँगे? धुरंधर। धुरंधर। धुरंधर जो है, उसका स्क्रिप्ट सुना है नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। उसकी हुँ, स्क्रिप्टिंग में नरेंद्र मोदी जो है, वो इन्वॉल्व है। वो इन्वॉल्व है। यही वजह है कि वो अभी मैंने देखी है ना, वो टोटल एंटी पाकिस्तान कंटेंट होगा। उधर वो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, उसकी खिफ़्फ़त वो फ़िल्मों से मिटा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है सर? एग्ज़ैक्टली हाँ। एक हो गया। दूसरा जो है, लियारी पे फ़िल्म जो आप करके अभी आए हैं, वो बेनाज़, बैराज़, बेनाज़। बेनाज़, वो हाँ, सिंध हुकूमत ने बनाई है। बिल्कुल और सिद्दीक सिंध हुकूमत ने। हुकूमत जो है इनिशियली शर्जील मेमन जो है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, उनकी ज़ेर निगरानी बिल्कुल, 5 फ़िल्में बन रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। 5 फ़िल्में क्या हैं और जो फ़िल्म आप बेनाज़ करके आए हैं लियारी पे, वो हुँ, क्या है? बेनाज़ फ़िल्म जो प्रोड्यूस की है वो आयशा उमर जी ने प्रोड्यूस की है, उसके डायरेक्टर और राइटर हैं अबू अली ऐसा। ठीक है। और ये कहने में कोई आर नहीं है कि अगर आप मतलब जैसे गवर्नमेंट ने फ़िल्म बनाने के लिए दी और अबू अलिया साहब ने उसको 25-26 दिनों में कंप्लीट कर दिया। एक फ़िल्म 25 दिन में कंप्लीट। कंप्लीट कर दी सर, सिर्फ़ काम पे तवज्जो है ना, ड्यूरेशन कितना? जो है सवा 2 घंटे की फ़िल्म। कास्ट क्या है? कास्ट मैं बता देता हूँ, मैं हूँ, आयशा उमर है, दनानीर है, समिया मुमताज़ हैं। दनानीर वो जो पार्टी हो रही है। हाँ, ये पार्टी हो रही है, वो गल मेरी बेटी बनी हुई है अच्छा। और वो लियारी पे थी, हमने सारी शूट लियारी में की है। और वो माशाल्लाह कंप्लीट हो गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह डर स नहीं लगा लियारी में जाके? वो सुना है वहाँ पे गैंग वॉर होती है, पता नहीं, नहीं नहीं, क्या? अब तो बिल्कुल भी नहीं है। डर नहीं लगा आपको? नहीं, 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 वो अच्छा। चूँकि फिर प्रोटेक्शन भी थी ना। डाले चल रहे थे साथ सिक्योरिटी के, या डाले ज़रूरत नहीं थी? नहीं डाले थे लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे थे। हमें ये पता था कि जी आप परेशान नहीं हो, डाले हैं लेकिन हम लोगों ने कहा था कि यार सर पे ना चढ़े, बस दूर-दूर रहें तो हम लोग सारे काम कर लेंगे। क्योंकि इंडियन फ़िल्म में तो लियारी को इलाका गैर दिखाया गया है। हाँ, नहीं उधर तो दिखाएँगे चूँकि उसकी वजह ये है कि वो हमसे ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और हर तौर पे कमज़ोर हैं। तो अब वो अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए फ़िल्मों के थ्रू ये सारे काम कर। सर वैसे नैयर भाई कितना ज़बरदस्त है। सिंध हुकूमत ने 5 शुरू की, 5-10 पंजाब हुकूमत शुरू कर दे, कोई 3 जो है ना बलूचिस्तान से शुरू हो जाएँ। केपीके में तो खैर वैसे फ़िल्म चल रही है वो और तो ना भी बने खैर है, हाँ, उनकी फ़िल्म चल रही है उसको छोड़ तो दें। उनको चलने दें। मैं तो सिर्फ़ ये ये कितनी फ़िल्में तो जो है ना इसी तरह से। इंडस्ट्री खड़ी मैं आपके तवज्जुह से नईम साहब, मैं देखिए आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि चूँकि आपका ताल्लुक भी तो जब हम लोग फ़िल्मों में आए थे, जब हम जी लोग सर। छोटे-छोटे से थे, आप भी पप्पू से छोटे से तो अब हम लोग बूढ़े-बूढ़े मैच्योर हो गए। तो हम लोगों ने तो सारा वो देखा हुआ है ना, वो हुँ। शोर, वो रश, वो काम, वो सब कुछ हमने देखा हुआ है। तो अब तकलीफ होती है कि यार इंडस्ट्री बिल्कुल ही डाउन होके बैठ गई है। सिंध गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा वो हालाँकि पंजाब ने पहले किया था। पंजाब ने अनाउंस पहले की है। हाँ जी। लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोगों ने जाके क्या किया नहीं, कि पंजाब ने की। सीएम पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया, ऐड भी आया, उसमें स्क्रिप्ट जो है माँगने शुरू किए। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं तो खुल के मुझे कहना पड़ेगा कि जो रिक्वायरमेंट है ना उस पे आएँ। आप अच्छे स्क्रिप्ट लाएँ, अच्छी कहानियाँ लाएँ, दिहाड़ी ना लगाएँ। अरे! अगर आपको हुकूमत सपोर्ट कर ही रही है, बड़े अरसे के बाद, पहली तो बात है हमारे यहाँ फ़नून लतीफ़ा यतीम ही रहा, कई सालों से। और अगर सिंसेरिटी आज पंजाब हुकूमत ये चाह रही है, सिंध हुकूमत ये चाह रही है, तो वहाँ प्रैक्टिकली काम करके आप सिंध में आ गए। बन गई फ़िल्म, बन अगली गई। बन रही हैं। अगली बन रही है ये सर। ये होना चाहिए ना सर। अब देखिए मैं सिर्फ़ आपके तवज्जुह से उज़मा बुखारी जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा-सा ट्रस्ट करें और हमारे साथ एक मीटिंग कर लें। आपके तवज्जुह से अगर वो मीटिंग कर लेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बैठ के तय करके और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें एक-दूसरे पे एतबार करना होगा। चीज़ें एतबार के साथ आगे बढ़ेंगी और जिनको काम आता है जिनको काम आता है, काम उन्हीं को देंगे तो चीज़ें आगे बढ़ जाएँगी। वरना एक पहलू हल्का-सा, हुँ, वो ये है कि मैं रेड ज़ोन में भी बात कर रहा था मुबशर कुमान से गौहर बाट से, कि इससे पहले कशीदगी हुई हमारी हुँ, इंडिया के साथ, हुँ। तो उस वक़्त सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले किया, सैटेलाइट मीडिया ने अपना किया, प्रिंट मीडिया ने अपना किया, इदारों ने अपना किया, कौम ने अपना किया। आज उधर से जो है ना एक सकाफ़ती यलगार फ़िल्मों की शक्ल में शुरू हुई है, तो शक्ल उसका जवाब
क्यों नहीं हम फ़िल्मों से देते? क्यों नहीं दे सकते? हमारे पास भी बहुत कुछ है यार, हुँ, हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम लोग बहुत बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। बात सिर्फ़ ये है कि करने की। मसला ये है कि राइट आदमी राइट पोस्ट पे जाके मिल लेगा तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएँगी। जब राइट आदमी ये सोच के जाएगा कि मेरी कितनी दिहाड़ी है तो उसकी कितनी दिहाड़ी है, दिहाड़ीदार और दिहाड़ीबाज़ लोगों ने तो पहले इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया। तो उन लोगों से इज्तनाब होगा तो बचत होगी। सुर वाली आपने शरारत खुद की थी, अच्छा। ठीक है जी, जो आपने दरमियाना सुर रखा था। तो अदरवाइज़ मैं ये कभी ना अ, कहता। ना कहता, हाँ, शरारत ना करता, तो कुछ हमें आप गाते बहुत अच्छा है, एक स्थाई अंतरा कुछ सुनाएँ और इस पे ऐसा हम फिर क्लोज़िंग है। करते हैं। अखियाँ वे राती ਸੌਣ ਨੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਸੌਣ ਨੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਓ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇ ਅਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਓ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਦਦਾ ਨੇ ਨਾਇਆ ਨੇ रे ने ने दान वे अखियां वे राती सोण नहीं देंदियां। वाह, वाह, वाह! क्या बात है! थैंक यू, थैंक क्या आप म्यूज़िक सुनते हैं वैसे कभी? और किसे हाँ, सुनते हैं जब सुनते हैं? मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक में सारे मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो मैं सुनता हूँ। जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने, अच्छा, किशोर कुमार साहब के, हरिहरन के, सोनू निगम के, अरिजीत के, अपने भाई सलामत साहब के, द ग्रेट वन एंड ओनली मेहदी हसन साहब, मैडम नूरजहाँ जी वाह! के, आशा जी, लता जी, श्रेया घोषाल, इनके गाने बड़े शौक से सुनता क्या बात है! नए आने वालों को एक पैगाम हूँ। यार भाई, ज़िंदगी में अगर आपने ये काम करना है, तो इसमें मुश्किलात तो आती हैं। अगर आप ये फ़ील करो कि आप में टैलेंट है, फिर आप घबराओ नहीं, डट जाओ, दुनिया आपकी बहुत शुक्रिया थैंक नैयर एजाज साहब यू, थैंक तशरीफ आवरी का नाजरीन जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था अपने काम के यकता वर्सटाइल लेजेंडरी वन एंड ओनली नैयर एजाज हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा की तरह हमने तो कोशिश की कि आज का इंटरव्यू कुछ हवालों से ये लगे कि शायद उनका पहला इंटरव्यू बहुत से ऐसे पहलुओं को हमने डिस्कस किया जो शायद इससे पहले कभी उनकी किसी टीवी अपेयरेंस या किसी इंटरव्यू में ना हुए हों उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा नैयर एजाज और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।